Hello, aspirants. Welcome to the self-paced series by us. ठीक है, तो सेल्फ पेस सीरीज दिन ब दिन लेक्चर्स आ रहे हैं, रोज लेक्चर्स आ रहे हैं। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे वो देखना जरूरी है। ठीक है, वो देखो, तभी आपको आगे के लेक्चर्स पता चलेंगे। जैसे कि अब मान लो ये भी आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स किसको मिलते हैं? जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, राइट, वो इसके पीछे वाला लेक्चर है, राइट। तो वो चीजें आपको कैसे पता चलेगी? वो चलेगी आपको कनेक्शन से। ठीक है, पॉलिटी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स, कनेक्टिंग बेसिस। और आपका बेस हम यहाँ पे पूरा क्लियर कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे बेस बनाओगे तब जाके ही क्या होगा, क्या होगा, तब जाके ही आपकी यूपीएससी की बिल्डिंग तैयार होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपका बेस बना रहे हैं पूरा अच्छे से, विद आर शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपको ये चीज बताऊंगी, ये चीज आपको फ्री में मिल रही है तो इसको आप कचरा मत समझ। ठीक है, मैंने दूसरी कोचिंग्स में करवाई है। ठीक है, कोचिंग्स वाले इसके अच्छे खासे पैसे लेते हैं। अगर आपने सुना होगा प्री श्योर बैच, ये कोचिंग्स करवाती है। ठीक है, प्री श्योर बैच में आपको ये शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियोस दी जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, पैसे लेके जब उसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री में अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो उसकी आप कदर करो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो बेस वो पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? पूरा क्लियर, ये मेरी गारंटी है। आपके जो 80 लेक्चर्स में इस पे अपलोड करने वाली हूँ, 80 लेक्चर्स यू विल बी हैविंग। ठीक है, 80 टॉपिक ऑफ पॉलिटी, आपका पूरा पॉलिटी गवर्नेंस, आपका जो बेस पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, पूरा, जिसको अगर पॉलिटी नहीं आती है वो भी पॉलिटी समझ में आ जाएगी इंसान को। ठीक है, सेकेंडली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई आई विल अपलोड, आई एम प्लानिंग टू अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो फॉर यू ऑल। हम एनालाइज करें। ठीक है, तो वहां पे प्रीवियस ईयर की 10 to 15 ईयर्स जो पेपर्स है हम पूरे एनालाइज करेंगे, प्री प्लस मेंस। ठीक है, अब आप ये मत सोचना सिर्फ प्री है, इसके अंदर मेंस भी है, बट फॉर दैट आई एम टारगेटिंग 1000 फॉलोअर्स। जैसे ही 1000 फॉलोअर हिट होंगे उसके लेक्चर्स आने यहाँ पे। ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो इन द कमेंट्स डाउन कि यू नीड दोज वीडियोज और नॉट वांट दोज वीडियोज। तो प्लीज कमेंट डाउन कि यस मैम वी वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो। ओके, एंड आगे जाके और एक और चीज कि नोट्स के लिए देयर हैज बीन कि मैम नोट्स चाहिए पूरी सीरीज। तो जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट है, ठीक है, द नोट्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू ऑल। ठीक है, वो उसका भी आप टेंशन मत लीजिए। नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के एनालिसिस के भी नोट्स मिल जाएंगे। बट उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, आप रोज मुझे मेरे को रिमाइंड करते रहिए कि आपको ये सीरीज मैम करनी है नोट्स, ताकि मैं को भी ये चीज़ करने में मजे आए। ठीक है, आपके लिए सीरीज अपलोड करने में मजे आए मुझे भी। ठीक है, अच्छा लगे। आई वॉन्ट यू ऑल कि मेरे को यहाँ पे जैसे ही सीरीज कंप्लीट होती है मुझे आपका टेक्स्ट आ जाए कि मैम जब आपकी सीरीज पढ़ी मुझे पॉलिटी एंड गवर्नेंस समझ आ गया, दिस इज द रिवॉर्ड आई वॉन्ट फ्रॉम यू। ठीक है, मुझे ये रिवॉर्ड आप लोगों से। अब हम क्या आ रहे हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेक्चर 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसको मिलते हैं? इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। जो मैंने कहा था सिटीजन मतलब पर्क्स, आपको एक पर्क्स की तरह फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स का मतलब क्या होता है? आपके अधिकार। क्या आपके अधिकार आपको क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे ना सर, तो उस टाइम पे क्या था, हम ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड थे, एग्रीकल्चर बेस्ड था हमारा, राइट। और उस टाइम पे क्या था, राजा महाराजा का चलन चल रहा था। एग्जैक्टली तो राजा महाराजा का चलन चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं था कि अरे फंडामेंटल राइट्स करके भी कुछ होता है। हम तो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटर है, जो इंसान ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स करके कुछ है? तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए कि वापस से हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। क्या हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए। तो वही हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो एक्चुअल यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। That's you. Our favorite color red. Struggle. Okay. So, right which are guaranteed and protected by the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोटेक्टेड है, उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मतलब कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स। आपसे ये कोई
नेक्स्ट, जस्टिसेबल डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। अब देखो, जब आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जब आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, तो मेरे को बताओ कि आपको कितना मतलब हैवी राइट दे रखा है कि आप डायरेक्ट जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट। आपको किसी लोअर कोर्ट की या किसी और जज की या किसी भी पर्सन की आपको नीड नहीं है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन बी कर्टेल और रिपील बट ओनली वाया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब देखो मैंने क्या कहा था, फंडामेंटल राइट्स जो आपके अधिकार हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस परतों पे बनाया गया है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे। पिछले लेक्चर्स में देखना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी लेक्चर है, मैंने कहा था ना पहले लेक्चर्स देख, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने मेक करा था उसके भी लेक्चर्स मैंने पिछले लेक्चर्स में वो देखो, जब आपको पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे फोर फादर्स की विजन थे, हम इंडिया जिस लाइन पे चलना चाहता है वही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो कैन बी कर्टेल बिट, बट उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगेगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लगेगी, इस पर मेजॉरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आसानी से अमेंड नहीं होगा, आसानी से अमेंड नहीं होगा। इसके लिए आपको लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्पेशल मेजॉरिटी, अब नाम से ही समझ लो ना, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब को लगाने के लिए आपको बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का सर्कमस्टेंसेस लगेंगे। जैसे कि देखो, स्पेशल मेजॉरिटी का जो मीन होती है वो ये होती है, हाफ ऑफ द हाउस प्लस थर्ड प्रेजेंट। बस ये चीज़ बता, हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, बस ये जो पढ़ रहे हो हिसाब से देखो। स्पेशल क्यों? स्पेशल इसलिए कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो लोकसभा है, सभा, लोकसभा ने बोला कि मुझे करना है, क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड का उन्होंने बिल डाला, और हमने डाला फंडामेंटल राइट्स को कुछ अमेंडमेंट करने हैं। ठीक है, तो लोकसभा ने जब डाला तो उसके अंदर बिल पास करने के लिए, राइट, तो लोकसभा का लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है कि हाफ ऑफ द हाउस, मान लो लोकसभा का क्या है 550, कि आधे लोग इसके कंफर्म, आधे लोग इसकी, अब ये तो हो गया फर्स्ट चीज, फर्स्ट स्टेप स्पेशल मेजोरिटी के, आधे लोगों ने कंफर्मेशन। तो एक्चुअल में सीट है 550 डिवाइडेड बाय 2, राइट, आधे लोगों ने कंफर्मेशन प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और उस टाइम पे जो कोरम होगा लोकसभा का, टाइम पे जो लोकसभा का कोरम होगा वहां पे लोग प्रेजेंट होंगे, का 2/3 भी इसके लिए प्रेजेंट, इसके लिए हाँ करने चाहिए, ग्रीन टिक करने चाहिए, तभी आपकी स्पेशल में, ठीक है, तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, ठीक है, हाफ प्लस 2/3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, तभी ये सस्पेंड हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है, नेशनल, अब देखो, अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, देखो हर चीज को एब्सोल्यूट नहीं बनाया गया, हर चीज को एक्चुअल पावर नहीं दी गई। क्या एब्सोल्यूट रह के देखो कितने माथापच्ची हो, पहले एब्सोल्यूट था, ब्रिटिशर्स ने उसे एब्सोल्यूट चीजों का फायदा उठाया, सारी पावर्स किसके अंदर थी, किंग्स एंड के अंदर थी, प्रिंसेस के अंदर थी। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को पूरी एब्सोल्यूट पावर दे दी गई थी, इससे क्या हो गया, इंडिया बढ़ गया, पूरा खत्म होने पे आया। तो अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या थे, दिमागदार थे, अंबेडकर जी थे यार, ठीक है, समझो, तो उनको पता था कि एकदम से एब्सोल्यूट किसी भी चीज को नहीं करना है, एकदम से एक ही चीज को पावर हाउस नहीं बनाना है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिए गए। क्या एक्सेप्शन था, नेशनल कैन बी सस्पेंडेड, अब सस्पेंड भी हो सकते हैं अगर क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। अब देखो नेशनल इमरजेंसी का मतलब नेशन एक वॉर करने जा रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर किसी वॉर हो रहा है तो टाइम है कोर्ट्स में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को करवाने का? नहीं होता यार। जब आपका मान लो इंडिया वॉर पे है तो एवरी स्टेट, एवरी पर्सन का जो माइंड है, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन द वॉर साइड, राइट। तो टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? ताकि कोर्ट्स का, इनका सबका जो बर्डन है वो डाउन, और सबका अटेंशन किस पे जाए, इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 19 कैन ओनली बी सस्पेंडेड इफ इमरजेंसी। अब देखो, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 20।
ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन डाला है कि आर्टिकल 20 और 21 नहीं होगा, और आर्टिकल 19 तब ही होगा जब वॉर डिक्लेयर होगा। मतलब मान लो कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ओनली ड्यू टू वॉर। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 34, एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इफ देयर इज मार्शल। ठीक है। आर्टिकल 34 भी जब रिस्ट्रिक्ट होगा जब मार्शल लॉ के अंदर होगा। ठीक है। अंदर किस स्टेट में मार्शल लॉ चल रहा है, ठीक है, तब ही आर्टिकल 34। ठीक है। अब आपको समझ में आया कि इधर भी क्या हुआ, दो तीन क्या डाल दिए, एक्सेप्शन डाल दिए। नेशनल इमरजेंसी अगर हो रही है तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 तभी होगा जब इमरजेंसी ड्यूटी और होगा, तभी आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है। और कोई इमरजेंसी होगी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 34 तभी अप्लाई होगा जब मार्शियल लॉ होगा। समझ में आ गया आपको? तो ये तीन एक्सेप्शन है, ये लिखो, ये तीन एक्सेप्शन है, ये लिखो। ठीक है। ये एक्सेप्शन है कि फंडामेंटल राइट्स कब कब क्या होंगे, सस्पेंड हो सकते हैं, और कौन कौन से आर्टिकल्स है जो तब भी सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है। ये हो गया, ये लिख लो इसको। ठीक, 2 सेकंड का आपको टाइम लेके लिख लो। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दो तीन फंडामेंटल राइट्स है सिंपल से। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन विद कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है। आर्टिकल 21, 21 तो आपको पता ही है, सबका फेवरेट, राइट टू लाइफ। अगर नहीं है गिवन लिख देते। ठीक है। आर्टिकल 19, सिटीजन हैव फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। ठीक है। ये सब क्या है, आपको बुक्स में गिवन है, आर्टिकल ये आर्टिकल वो, ये सब क्या दिमाग को रटने वाली चीज़ है, तो समझाने वाली चीज़। ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाऊंगी, इसमें ऑलरेडी आपको क्या करना है, रटना है कि आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है, 21 क्या है, 22। ठीक है। ये आर्टिकल्स आपको रटने हैं। के ऊपर ऊपर से अगर समझे तो आर्टिकल 19 में क्या है कि आप कोई भी असेंबली पीस बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कहीं पे भी फ्री हो सकते हो, आर्टिकल 19। 21 में राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच, राइट, ये सब किस में आ जाएगा, राइट टू लाइफ के अंदर आ जाएगा, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर आपको अरेस्ट या डिटेन कर दिया जाता है तो आपको कौन कौन से राइट्स है जो मिलते हैं यहाँ पे, वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, आपने कोई भी ऑफेंस करा है तो उसके अंदर आपको क्या वो मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। ये सारी चीजें पता है क्यों डाली? आप बोल रहे होंगे कि यार ये जो जिन्होंने क्राइम किए हैं उनको भी राइट्स क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कि कोई भी उस टाइम पे जो राजा महाराज होते थे, कोई भी अगर ऑफेंस करता था तो अगर उनसे कोई नहीं होती वो क्या करते थे, उनको और ज्यादा एक ही चीज के लिए डबल डबल सजा उनके हिसाब से चीजें चलाते थे। इसलिए ये आर्टिकल्स में मेंशन करा गया ताकि क्या हो, ताकि एक ह्यूमन ही तो है ना, अगर वो कन्विंस भी कर रहा है तो एक ह्यूमन ही है, राइट। इसलिए ये वाले राइट्स उनको दिए गए जो, और ये क्या होता है आपको भी पता नहीं चलती है। मान लो कि अभी कोई ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आई है ना, और उनको अपनी अपोजिशन पार्टी को किसी को क्या करना है, पनिश करवाना है, तो वो क्या करेंगी, अगर ये आर्टिकल्स नहीं होते कन्विक्शन के लिए तो उनको डबल जेपर्डी पे डाल सकती है, मतलब एक ही चीज के लिए डबल डबल सजा दे सकती है, राइट। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि लोगों का जो राइट्स है यहाँ पे उल्लंघन ना हो, तो उसी के लिए ये राइट्स आर्टिकल्स यहाँ पे लिख रखे गए। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 20, 21 राइट टू लाइफ देख लो, 22 देख लो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटेंशन एंड डिटेंशन, और आर्टिकल 19 देख लो कि आप आर्म्स वगैरह के बिना अगर आप असेंबल होना चाहते हो तो यहाँ पे हो सकते होते हैं, लोग यूनियन वगैरह बनाते हैं, असेंबल होते हैं। ठीक है। सैलरीज वगैरह के लिए यूनियन बनती है बहुत सारी जगहों पे। और क्या होता है, कोई भी अगर पब्लिक ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जांपल कैंडल मार्चेस वगैरह होती है, राइट, तो भी इसी के अंदर आर्टिकल 19 में आप प्रोटेक्टेड हो कि आप ये चीज़ें कर सकते। ठीक है। टाइम पे तो होता कहाँ था, टीचर्स के टाइम पे कहाँ होता था यार, टाइम पे मार्शल लॉ लगा के लगते थे। ठीक है। 3 लोग खड़े नहीं हो सकते, 4 लोग खड़े नहीं हो सकते, उसको पता था कि भाई अगर ये लोग खड़े होने लग गए इन लोगों को नॉलेज आ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स में रखा। ठीक है। ये सारे फंडामेंटल इंपॉर्टेंट राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, एजुकेशन राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, ये चीज़ें रखी गई फंडामेंटल राइट्स में। क्योंकि अब हमने जब इतनी आज़ादी लड़ी है तो हम एक भी राइट को क्या करेंगे, एक एक चीज़ को यहाँ लिख के रखें। अब मान लो कि राइट लिखे हुए नहीं होते, है ना, फंडामेंटल राइट्स आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मिलता, आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं होता, कोई भी पार्टी,
कोई भी यहाँ पे मान लो एक अगर एक सोर्स ऑफ पार्टी है, वो आके आपको बोलती है, आप बोलते कि यार ना, मान लो एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन, मान लो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, ये अपना क्या है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। हमारा जो इंडिया है वो ऑल टाइप ऑफ रिलीजन से बना हुआ है, राइट। है ना, ऑल टाइप ऑफ रिलीजन से हमारा इंडिया बना हुआ है, ठीक है। इधर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, मुस्लिम, हिंदू, सिख, सिक्स, है ना, एंड क्रिश्चियन, एंड एवरी अदर पर्सन इज देयर, बुद्धिस्ट, राइट। तो अब और ऑल्सो देर आर ट्राइबल पीपल्स ऑल्सो, अलग धर्म वगैरह चलते हैं। तो अब ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब, मान लो कि आप किसी, मतलब मान लो कि मान लो एग्जांपल ले लो कि राजस्थान का कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, राइट। अब राजस्थान की कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास आउटमोस्ट पावर है, वो उस ट्राइबल को पकड़ के ये नहीं कह सकता कि आप ये रिलीजन हटाओ, आप तो यही फॉलो करोगे। पहले टाइम पे होता था, राइट, पहले टाइम पे होता था, राजा महाराज जो रिलीजन फॉलो करते थे वही को फॉलो करना पड़ता था, राइट। लेकिन अब ये चीज और कर दी गई है। जब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या करा था, फोर्सफुली क्रिश्चियंस में कन्वर्ट भी करवाना शुरू करा था, राइट। तो ये सारी चीजें को ये इंश्योर करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। क्या होता है, लोग पास से सीखते हैं, इंडिया ने पास से ही चीज और फिर वो फंडामेंटल राइट्स में डाल दी। अब मान लो अगर ये डाली हुई नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आज भी ये चीज चल रही होती, ठीक है। आज ये इंश्योर्ड है, हम सिटीजन इंश्योर्ड है, ठीक है। नहीं, ये चीज हम यहाँ पे रिटर्न में है, यही फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, पावर देता है, ठीक है। तो हम इसका क्या ही पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ग्लैंस देखते हैं। दो तीन चीज तो बहुत मोस्टली यूपीएससी में रिपीट होती है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। अब राइट टू इक्वालिटी में देखो क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अनटचेबिलिटी और टाइटल्स यहाँ से हटा दो, ठीक है। पहले क्या होता था, छूत वगैरह चलता था बहुत ज्यादा, गांधी जी ने ये चीज चलाई थी, क्या छूत है, ये है, देर वॉज सो, अभी भी ये कंडीशंस है, अभी भी देर वॉज अ न्यू गाइस, मतलब आई कैन स्टिल, कि इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है बट स्टिल पीपलों की जो आइडियोलॉजी है वो पीछे। देर वॉज अ गवर्नमेंट टीचर जिसने, एक बच्चा छोटी जात का था, उसने जब पानी पिया तो इतना मारा कि द किड हैड डाइट, राइट। का जो फंडामेंटल राइट था वहां पे वायलेट हुआ, क्या था, राइट टू इक्वालिटी यार, पानी था, इक्वल इक्वल रिसोर्सेस है वो, ठीक है, सब पे इक्वल बटेगा, वहां पे वो वायलेट हुआ, राइट, समझ में आ गया। तो थिंग्स आर स्टिल गोइंग, इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग, ठीक है। ये देखो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये इसमें आता है राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, राइट टू फ्रीडम, किस किस की फ्रीडम है आपको, स्पीच, एक्सप्रेशन, आप कोई भी स्पीच दे सकते हो। आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी क्या है, तो अभी मेजॉरिटी में पॉलिटिकल पार्टी है, मेजॉरिटी में पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप के अगेंस्ट भी स्पीच देते हैं, राइट। अभी बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ भी तो बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा थोड़ी कि अरे नहीं यार अब तो बीजेपी आ गई, अब तो हम उसके खिलाफ कुछ नहीं। आपको ये राइट्स हैं कि आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी स्पीच रख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाली गलौज करने लग जाएं पब्लिक में, अरे मेरे को राइट है speech का, मैं ये बोल सकता हूँ, वो ये बोल सकता हूँ, वो बोल सकता हूँ, वो नहीं है, ठीक है। स्पीच मतलब, या आर डिसएग्रीइंग विद समवन, ठीक है, डिबेट है, यू कैन डू दैट, ओके। एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्रेस किससे होता है, सिंबल से भी कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट, देयर आर मेनी ग्रुप्स एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है तो आपको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी धरना वगैरह होता है, तो ये ब्लैक कलर का बैंड पहन लेते हैं, वो एक सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, राइट। जब एड्स और इसके लिए जब लोग जाते हैं तो वो रेड कलर का रिबन बांध देते हैं, तो वो एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको बिना बोले आपने एक्सप्रेस कर दिया कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। असेंबली, आप कोई भी असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, असेंबली बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, कैंडल मार्च हो गया, या कोई भी चलो दिल्ली चलो करप्शन रिगार्डिंग हो दिया, राइट, तो भी ये मूवमेंट्स कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, जॉब से रिलेटेड बहुत एसोसिएशन बनी होती, ठीक है, तो आप एसोसिएशन बना सकते हैं, ये आपका राइट्स है, आपका हक है, ठीक है। प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, जैसे कि पहले होता था प्रोफेशन, यार अगर आप कुमार के बैठे हो तो आप कुमार ही बनो, राइट, आप पंडित हो आप पंडित ही बनोगे, ठीक है, आप राजा हो तो आपका आपका बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके टैलेंट के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मन कहाँ जा रहा है। तो मान लो आप यूपीएससी बनना चाहते हैं, आपके जो भी यूपीएससी के भी जर्नी कर रहा है, आपके फादर्स कुछ और करते होंगे, राइट, कोई गवर्नमेंट में काम करते हैं, कोई प्राइवेट में करते हैं, किसका खुद का बिजनेस है, राइट, लेकिन आपका मन यूपीएससी का है, ठीक है, आप राइट टू प्रोफेस है आपका, ठीक है, आपको जो कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ठीक है। और देखो, और राइट देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, इसके एग्जांपल्स क्या है, फोर्स लेबर, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन अभी भी चलती है, ज्यादातर बॉर्डर्स पे चलती है, बॉर्डर्स पे बहुत ट्रैफिकिंग, चाइना मान लो, बांग्लादेश मान लो, ठीक है, यहाँ बॉर्डर्स पे बहुत ट्रैफिकिंग अभी भी चल रही है, और इसके लिए लीगल प्रोसीजर्स भी हैं, ठीक है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। पहले आपको पता ही था कि बहुत मार्केट होता था, ह्यूमन मार्केट होता था पहले, इफ़ यू नो, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कितने, जो अपने हिस्टोरिकल अगर आप एक्सपेक्ट्स देखोगे तो बहुत सारे जो गुलाम थे वो राजा बने, ठीक है, वो गुलाम वाला मार्केट लगता था एक्चुअली, वो फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग यहाँ पे बंद कर दिया गया, इंडियंस को भी तो गुलाम बना के लेके गए थे, ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स में काम करवाने के लिए ब्रिटिश, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन यहाँ प्रोफेस कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट ये नहीं बोलेगा कि भाई हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो भाई हिंदू प्रमोट करती है तो आप उसके लिए टैक्सेस दो, नहीं कर सकते। ये क्या है, आपको प्रोटेक्ट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ, कि आप एक को प्रमोट नहीं कर सकते रिलीजन, एवरी हियर इन आर कंट्री। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है, आपको कल्चरल और एजुकेशन राइट, आप आपका कल्चर बचा सकते हैं, आपके एजुकेशन रख सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश, माइनॉरिटीज जो हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो मुस्लिम्स हैं, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, एंड वन मोर जैन्स, और भी है, ये तो कॉमन नेम्स है, देयर आर मेनी थिंग, ठीक है, तो ये सब क्या है, माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है, कम नंबर पे है, ठीक है, 70 to 80% आर हिंदू आर इंडिया, और ये सब क्या है, माइनॉरिटीज है, जो है ना, इनके जो नंबर है वो कम है। तो अब माइनॉरिटीज का क्या होता है कि वो क्या करेंगे, अपना जो भी कल्चर है, अपना एजुकेशन को प्रिजर्व करेंगे, उसका भी उनको राइट है कि अपना एजुकेशन बना सकते हैं, और अपने जितने भी बुक्स वगैरह उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी क्या है, फंड राइट है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, अब देखो ये आ गया है सबके पप्पा जी, यहाँ क्या आ गए हैं, सबके पप्पा जी, वीवीआईपी यहाँ पर आ चुकी है। ये सब राइट्स कैसे चलेंगे, ये इंश्योर कौन करता है, आर्टिकल 32 इंश्योर करता है कि ये सारे राइट का आपको क्या मिले, फल मिले, कैसे, कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये करता है इंश्योर कौन, आर्टिकल 32, इसके बिना सारे आर्टिकल क्या है, बर्बाद हैं, तो इसलिए आर्टिकल 32 क्या है, इनका सरदार है, ठीक है। तो मतलब मान लो कि ये पाम है आर्टिकल 32, और ये है सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आया, आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है, और भी आर्टिकल्स हैं जो हमने पढ़े यहाँ पे ग्लैंस में, ठीक है, और भी आर्टिकल्स हैं, बट मोस्टली यूपीएससी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक वर्ड आया होगा, रिट्स, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, रिट्स की पावर है, किसकी पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास, रिट्स, देखा यहाँ पे, रिट्स क्या होता है, रिट्स का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की लीगल पावर, ठीक है, वो कोई भी ऑर्डर यहाँ पे इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिट्स, रिट्स का मतलब पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई रिट्स एक्चुअली में क्या है, ठीक है, देख लो, ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू, ठीक है। अब देखो दो चीजें यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैंने आपको बोला सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो, सबसे बड़ा कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल, सेंट्रल कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, यही है इंपॉर्टेंट, सुप्रीम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर जो है, रिट, रिट का मतलब मान लो, रिट को आप मान लो पावर, क्या, पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो अब
सुप्रीम कोर्ट क्या है? सेंट्रल, सबको चलाते हैं, सारे कोर्ट्स उसके अंडर आते हैं, हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट है और हाई कोर्ट के पास भी रिट है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो मैं बता, सुप्रीम कोर्ट रिट कर सकता है, पर किसके लिए इशू करता है? के लिए इशू करता है? फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट है, भी रिट इशू कर सकता है, वो भी रिट इशू, राइट, प्लस ऑल अदर लीगल राइट्स, ऑल अदर मैटर्स में भी रिट इशू कर सकता है। तो मतलब अगर रिट का आप देखें बाहर, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है, बल्कि हाई कोर्ट फंडामेंटल के अलावा ऑल अदर लीगल इश्यूज रिट इशू कर सकता है। तो अगर देखें कि रिट इशू करने का वास्ट किसका एरिया है, तो वो है हाई कोर्ट, वो है हाई कोर्ट। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आपके पास कहाँ जाने तक की ताकत है? आपको डायरेक्ट जाने की ताकत। समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच में रिट का क्या इम्बैलेंस आया? ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा वास्ट कौन सी है रिट्स को इशू करने में, तो वास्ट है आपका हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम। ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखो हम टाइप्स ऑफ रिट्स करेंगे, जो बहुत आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है रिट्स का, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ जो चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बता, आपको पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ रिट्स का मतलब क्या है। नाम नाम थोड़े अजीबोगरीब होंगे, ये भी लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपको यहाँ नाम लेने नहीं है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि पेपर में आता है मैच द फॉलोइंग आता है, आप कर लो, ठीक है। चलो करते हैं। हबीब कॉर्पस, हबीबी कम टू दुबई, ठीक है। तो वही आ गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, हबीबी कम टू दुबई, ठीक है। मीम देखा आपने, हबीबी कम टू दुबई, तो इसका भी मतलब यही है, हबीब कॉर्पस का मतलब भी यही है, क्या है, डायरेक्ट द रिलीज ऑफ पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बोलता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को उठाया है, तो विद इन 24 आवर्स हबीबी, विद इन 24 आवर्स हबीबी आपको उसको वहां पे प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और अगर वो लीगली डिटेन्ड है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी 24 आवर्स में, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों को नाम को क्या करो, ऐसे मिक्स मैच कर दो, हबीबी कम टू दुबई और हबीबी कॉर्पस। वहां वो दुबई बुला रहा है, यहाँ कोर्ट बुला रहा है, ठीक है। दोनों को आप वो कर दो, समझ में आ गया। नेक्स्ट, और देखो ये किस पे हो सकती है, अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, प्राइवेट, दोनों पे ये हो सकती है, पब्लिक पे भी और प्राइवेट भी, इंडिविजुअल, ठीक है। और ठीक है ठीक है ठीक है, आपको यहाँ तक ही पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जाना नहीं है, ठीक है। आप लॉ के स्टूडेंट, आप यूपीएससी के स्टूडेंट, आप यहाँ तक पढ़ो, ठीक है। नाम और वो किस, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडमस, ठीक है। मेंडमस मैंडेटरी क्या क्या है, ठीक है। मेंडमस डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी डू। अब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई भी मान लो, गवर्नमेंट मान लो, गवर्नमेंट इज अ पब्लिक अथॉरिटी। मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मेंडेमस, मैंडेटरी, मेंडेमस मतलब मैंडेटरी कोर्ट इशू करेगा कि भाई आपकी जो पब्लिक अथॉरिटी हो, आप आपकी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप अपनी ड्यूटी ढंग से करो, तो उसको हम किस में डालेंगे, मेंडेमस में डालेंगे। और ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, सुपीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट, तीन, इन सारी 1 2 3 4 5 5 चीजों पे ये आराम से इशू है, राइट। नेक्स्ट, वो वारंटो, ठीक है, वो वारंटो, ठीक है, वारंट निकालना, ठीक है। डायरेक्ट पर्सन टू वेकेट एन ऑफिस अज्यूम रॉन्गफुली, कोई अगर ऐसा ऑफिस है जो अज्यूम हुआ रॉन्गफुली, ठीक है, ऑफिस है, क्या हुआ है, रॉन्गफुली अज्यूम कर दिया गया है, तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट करेगा कोई वारंटो की उस अज्यूम जो आपने ऑफिस करा है उसको आप खाली करो, आप उसके लायक नहीं हो, तो वो कोई वारंटो में आ जाएगा। पर्सन को उसके अंदर क्या मिलता है, डायरेक्ट अ पर्सन, इसमें कौन इन्वॉल्व है, एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन को करेगा, पर्सन, नहीं दिख रहा तो ये लिख, पर्सन वेकेट द ऑफिस, खाली करो उस जगह को, आप उसके लायक नहीं हो, तो वो इशू करेगा कोई वारंटोस। ओनली, अब देखो इसमें किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, ओनली जुडिशियल एंड क्वासी,
ठीक है। नेक्स्ट प्रोहिबिशन। अब देखो प्रोहिबिशन और टेरिटरी क्या होता है, दोनों जो आप देखोगे ये टेरिटरी। तो हायर कोर्ट है, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट्स को दो तरीके से डायरेक्शन देता है। सबसे पहले होता है प्रोहिबिशन, सेकंड होता है सेरिटोरी। ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब लोअर कोर्ट फॉर प्रोसीडिंग है, कोई भी केस अगर लोअर कोर्ट में चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग्स होती है, सिटिंग्स होती है, सिटिंग्स होती है, वो प्रोसीडिंग्स को वो क्या करता है, वो क्या करता है, उसको प्रोहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है थोड़े टाइम के लिए कि यार ये प्रोसीडिंग आप रोको, ये मुझे थोड़ा अनलॉफुल लग रहा है, ये रिट जारी कर सकता है वो किसी भी लोअर कोर्ट पर। जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इनके जारी कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेरिटोरी। हायर कोर्ट रिमूव प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट टू बिफोर इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या करता है हायर कोर्ट, इसमें देखो दूसरे में क्या होता है, पहले में तो उसने क्या करा, प्रोसीडिंग को ही क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। सेकंड में वो प्रोहिबिट कर रहा है प्रोसीडिंग को भी और बोल रहा है कि जो केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएगा या हायर कोर्ट के अंडर आएगा, आप वो केस हटा दीजिए, वो केस अब हम हमारे अंडर आएगा। तो वो इसके अंदर आ जाता है, किसमें, सेरिटोरी के अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, 5 वर्ड्स है, 1 2 3 4, ये वर्ड्स लर्न करो। इस पे पर्पस क्या है इसका लर्न करो, और किसके अगेंस्ट इश्यू है ये लर्न करो। आपका रिट्स कंप्लीट हो गया इसके, यही यूपीएससी के लिए जानना जरूरी, इससे ज्यादा एक्चुअली जाना है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो। आर्टिकल 32 आपको पता ही है, सबका वीवीआईपी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट्स इशू कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो। ठीक है, और इसके अंदर आई डोंट थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट है। रिट जुडिक्शन में को मैंने आपको बताई दी, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ किसके लिए करता है, फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है, कुछ भी फंडामेंटल राइट्स प्लस और अदर लीगल चीजों के भी ये इशू कर सकता है। तो अगर वाइड अगर किसी का देखे तो वाइड किसका जुडिक्शन है, हाई कोर्ट्स का वाइड जुडिक्शन है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिट्स, ये अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 सेकंड दे रही हूँ, एक बार देख लीजिए स्क्रीन। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा रिट्स कंप्लीट। ठीक है, ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स में रिट्स कंप्लीट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, करते हैं हम क्वेश्चन, हमें हमेशा क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन। रिट ऑफ मैंडेमस इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बट ऑल्सो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। राइट, रिट ऑफ मैंडेमस होता है, दोनों में होता है, जुडिशियल में भी होता है और अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में भी होता है, पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट इज, हाँ फर्स्ट इज राइट, ओके। रिट ऑफ प्रोहिबिशन is issued only against judicial and quasi judicial authority which of the following statements above are। ठीक है, प्रोहिबिशन भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल में होता है, राइट, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमारा यहाँ हो गया अगर आपने पूरा लेक्चर देखा तो आप ये क्वेश्चन आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं कंप्लीट, हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। एज आई हैव सेड, आई वांट यू ऑल कि आप यहाँ पे कमेंट डाउन करें योर रिव्यूज एंड एवरीथिंग। ऑल्सो देर इज अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर दैट हैज ऑल टोल्ड। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, हमारे प्रीवियस के लेक्चर्स लगने शुरू। ओके गाइस, देखते रहिए लेक्चर्स, इट इज़ वेरी वेरी वेरी, थैंक यू।